अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में AMU BBA एंट्रेंस पेपर 2023 के बारे में। आपको मैं यहां पर सॉल्व दिखाऊंगा करके इंग्लिश वाला पार्ट, कौन से सवाल आए थे, किस लेवल के थे, किस किस टॉपिक से थे, सारी बात बताऊंगा आपको वीडियो में। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए ये होने वाली है। देखें पूरी वीडियो, बहुत हेल्प करने वाली है आपको ये। जिनको 2024 में तैयारी करनी है, जामिया AMU BA की, BBA की, BCom की, लॉ की, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बैच कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। मैक्सिमम बैच में 30 स्टूडेंट रहेंगे। अगर आपको शॉर्ट बैच में जाना पसंद है तो आप मेरे आ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आपने हमें सपोर्ट किया 100% तो 200% आपका एडमिशन हो जाएगा इनमें से किसी भी कोर्स में, जामिया या AMU के अंदर। सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे, मैं उनको सॉल्व करूंगा, बताऊंगा किस टॉपिक के सवाल आए थे, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ आपको मैं बताऊंगा। तो पहला सवाल आपको आया था द पायलट। जो पहला सवाल जो आपको आया था ये आया था प्रीपोजिशन से। सवाल था द पायलट जम्प्ड ब्लैंक द एरोप्लेन। अब दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन थे ऑफ, OF ऑफ, आपके ऑप्शन थे ऑफ, दूसरा ऑप्शन था आपका विद, तीसरा आपका ऑप्शन था ऑन, चौथा आपका ऑप्शन था OFF ऑफ। तो आपसे पूछा जंप ऑफ। अब देखिए इनका इसका मतलब होता है जंप ऑफ, ऑफ और ऑफ में डाउट है, जंप विद तो होगा नहीं, जंप ऑन नहीं होगा। जंप ऑन का मतलब किसी के ऊपर जाना होता है, लेकिन प्लेन से कूद गया मतलब प्लेन से अलग हो गया, तो जंप ऑफ का मतलब अलग हो जाना। OFF ऑफ वाला दोस्तों होता है ये वाला ऑफ। अब ये कन्फ्यूजन वाला सवाल था, कई बच्चों ने ये वाला इसमें लगा दिया होगा, लेकिन इसका आंसर होगा OFF, तो जंप ऑफ द एयरप्लेन। ये सवाल आपको आया था प्रीपोजिशनल फ्रेज से। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था देयर इज अ हॉर्स ब्लैंक द फील्ड। अब ये सवाल भी थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा किया होगा इसने बच्चों के माइंड के अंदर। आपके ऑप्शन हैं एट, इन, ऑन, विद। तो क्या होता है यहाँ पर, देयर इज अ हॉर्स इन द फील्ड, नॉट ऑन नॉट एट। ध्यान रखिएगा इन द फील्ड होता है, एट द फील्ड, ऑन द फील्ड नहीं होगा, तो इसमें होगा इन द फील्ड। ये सवाल भी थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था व्हाट आर यू थिंकिंग, देन ब्लैंक है, तो थिंकिंग के साथ ऑफ आता है, OF ऑफ। आपके ऑप्शन थे यहाँ पर फॉर, OFF ऑफ, OF ऑफ और एट। दोस्तों इसका आंसर होगा थिंकिंग ऑफ होता है। क्यों, किसको सोच रहे हो, तो थिंकिंग के साथ जो है ना ऑफ आता है। थिंकिंग अबाउट भी लोग बोलते हैं, लेकिन थिंकिंग ऑफ जो है वो सही होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये भी सवाल था आपको प्रीपोजिशन से। आवर टीम वन द मैच ब्लैंक इज। के ऑप्शन है यहाँ पर विद, एट, देन बाय, देन अंडर। तो यहाँ पर क्या होगा, विद ईज, आसानी के साथ। तो इसका आपका जो है ऑप्शन जो ए है वो सही होगा। आवर टीम वन द मैच विद ईज। विद ईज होता है, एक होता है एट ईज। एट ईज का मतलब होता है रिलैक्स्ड। प्रीपोजिशन के साथ एक दिक्कत ही होती है, ये काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर जो है बड़े क्लोज लगते हैं, लगेगा कुछ आएगा कुछ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑन, जंप के बाद ऑन भी हो सकता है, जंप एट भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्लीज डू नॉट जंप टू कॉन्क्लूजन्स। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑन यहाँ पर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, यहाँ आपको बताना था इनमें से कौन से वर्ड का मीनिंग गलत है। दोस्तों वर्ड थे, पहला आपका वर्ड था एस्फिक्सिया, ये सफोकेशन कॉज बाय लैक ऑफ एयर। दूसरा था आपका ब्रिसल, राइज लाइक ब्रिसल, इरिटेट। तीसरा था आयोटा, स्मॉल क्वांटिटी। चौथा था दोस्तों हेलो। हेलो का मतलब है अंडर हैंड डीलिंग, मतलब कोई दो नंबरी काम जो होता है अंडर हैंड डीलिंग। दोस्तों यहाँ पर बताना था कौन सा मीनिंग जो है वो गलत है। दोस्तों यहाँ पर इसमें जो है ना ऑप्शन डी हेलो, दोस्तों ये वाला जो है ये गलत होगा। बाकी सारे जो आपके वर्ड मीनिंग दिए हैं सारे ठीक हैं। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगा होगा बच्चों को, क्योंकि सारे ही वर्ड इसके अंदर मुश्किल हैं, कुछ भी आसान इसके अंदर नहीं है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर लिविंग विद कंपैशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स lives would helping us and add happiness to our lives as well। दोस्तों यहाँ पर बताना था इनमें से जो would helping us है इसकी जगह क्या आएगा। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, will helping us, will help us, would help them, no correction required। दोस्तों यहाँ पर होगा living with compassion and contributing to others lives। दोस्तों होगा आपका वुड हेल्पिंग नहीं होगा, ये हाँ होगा विल हेल्प अस एड हैप्पीनेस टू आवर लाइव्स एज वेल। ऑप्शन
बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। दोस्तों ये सारे ही बड़े सवाल बड़े ही अच्छे आए हैं। जो बच्चा पढ़ के गया होगा प्रॉपरली वही इन सवालों को कर पाया होगा और इवन उनको भी दिक्कत हो रही होगी। तो सर नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपको आया था, यहाँ ये सारे आपको आए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों पहला था स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन थे बैंड, सेट, फैक्शन, क्लस्टर। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप ऐसा होता है जो कि डिसेंटिंग है, इसका मतलब है वो सबकी बात नहीं मान रहा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैक्शन, FACTION। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स। एक ऐसा बंदा जो इसको किताबें पसंद हैं और वो उनको कलेक्ट करता है, दोस्तों इसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट दोस्तों आपको आया था शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। सो पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? एक स्लैंग होता है। स्लैंग का मतलब इसका मतलब होता है डायरेक्टली किसी के मुंह पे बोल देना साफ साफ बिना कुछ छुपाए हुए। तो पॉइंट ब्लैंक का यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, डायरेक्टली। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शावर्ड एनकोमियम ऑन द चेयरमैन फॉर हिज लिबरल पॉलिसीज। दोस्तों ये मुश्किल वर्ड है। ये दोस्तों जो वर्ड्स आए थे इसके अंदर वो काफ़ी ऐसे नहीं थे, आसान थे। कुछ ही सवाल इसके अंदर मैं समझ 4-5 सवाल ही आसान थे, अदरवाइज इंग्लिश सेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आया पहले साल के पेपर में। उससे यहाँ पर आपका इनकोमियम का आपको मीनिंग बताना है। इनकोमियम का मतलब होता है प्रेज, मतलब चेयरमैन की जो लिबरल पॉलिसी थी उसके लिए सब लोगों ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की। तो इसमें ऑप्शन जो डी होगा वो दोस्तों सही आंसर है। सिनोनिम एंटोनिम इंग्लिश की जो सिलेबस है उसमें सबसे मुश्किल पार्ट में से एक है दोस्तों। 3 वर्ड्स थे, 3 सिनोनिम आपको बताना थे। पहला आया था क्वाम। अब दोस्तों ये नॉर्मल वर्ड नहीं है, आपको आम तौर पे इस टाइप के वर्ड्स हम सुनते नहीं हैं। आपके ऑप्शन था डिस्ट्रेस, इम्प्यूनिटी, परसीवियर, स्क्रूपल। दोस्तों इसका मतलब होता है डाउट। क्वाम का मतलब डाउट होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा स्क्रूपल। अब ये ऐसे वर्ड नहीं जो कि नॉर्मली आप सुनते हो, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दोस्तों ये वर्ड आया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपका रेवरी, REVERIE। सो इसका आपका जो ऑप्शन थे वो थे आपके मतलब पैलिम्पसेस्ट, फैंटम, डे ड्रीम, क्यूरियो। दोस्तों ये वर्ड भी जो है आमतौर पे हम नहीं सुनते, किसी ने सुना हो तो ये वो एक अलग बात है, लेकिन ये रेयरली, बहुत ही कम लोग होंगे 12th लेवल पे जिन्होंने इस टाइप के वर्ड्स को सुना होगा। तो रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम। तो आपके ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो उसके बाद तीसरा वर्ड आया था आपको टेमेरिटी, TEMERITY। सो इसके ऑप्शन थे आपके ऑडेसिटी, फियरफुलनेस, शाइनेस, स्टूपिडिटी। तो ये आपका टेमेरिटी का मतलब होता है ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब होता है ऑडेसिटी। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, यहाँ आपको आपके लिए 3 आए थे आपके ईडियम जो होते हैं उनका मीनिंग आपको बताना था। दोस्तों यहाँ पहला आपको आया था सेक्रेड काउ। ये सुना होगा, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी कई बच्चों को काफ़ी मुश्किल ये लगा होगा। यहाँ दोस्तों है आपका ऑप्शन थे अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, दूसरा है सेंटली पर्सन, तीसरा है अ हेल्पफुल पर्सन, चौथा है अ वेरी रिलीजियस पर्सन। दोस्तों यहाँ सेक्रेड काउ का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कभी क्रिटिसाइज ना करें। तो उसमें ऑप्शन है जो आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था सिट ऑन द फेंस। इसका मतलब क्या होता है? सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है दोस्तों टू बी डिफीटेड एंड डिजेक्टेड। मतलब इफ़ यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, इसका मतलब आपको बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए आप फेंस पर बैठे हुए हैं, यू आर नॉट इन द प्ले ग्राउंड। तो यहाँ पर होगा टू बी डिफीटेड एंड डिजेक्टेड। दोस्तों तीसरा था एट द 11th आवर। इसका मतलब दोस्तों होता है एट 11 o'clock, एट द रॉन्ग टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट द इनिशियल मोमेंट। दोस्तों इसका होगा अगर आप इफ़ यू रीच समवेयर एट द 11th आवर, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल आपको आए थे सेंटेंस में बताना थे आपको ग्रामेटिकल एरर। ये वाला पार्ट भी थोड़ा दोस्तों मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बड़े ध्यान से आपको सेंटेंस पढ़ना होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग आपके रूल्स हो जब भी आप इसमें एरर पहचान पाते हैं। सवाल दोस्तों आपको आया था ईदर राम और भुवन फॉरगॉट टू टेक देयर पेन। अब दोस्तों ये एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ईदर जो है ना वो 2 लोगों के लिए आता है तो यहाँ पर सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा। इसमें जो आपका एरर है ना वो प्रोनाउन का एरर है, लास्ट में देयर नहीं आएगा। क्या आएगा? ईदर राम और भुवन फॉरगॉट टू टेक
हिज पेन, देयर नहीं आएगा। तो इसमें नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, अ फ्री प्रेस इज नॉट अ प्रिविलेज बट द ऑर्गेनिक नेसेसिटी इन अ फ्री सोसाइटी। दोस्तों ये सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बच्चों को लगा होगा, इसमें एरर ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। दोस्तों इसमें जो आपका एरर है ना वो कहाँ पर है, अ फ्री प्रेस इज नॉट अ प्रिविलेज बट एन ऑर्गेनिक नेसेसिटी। दा का मतलब क्या होता है, दा का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक चीज़ है, बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है, उसके लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दोस्तों पहली बार हम इस चीज़ को जो है फ्री प्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दा नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस आपका जो है वो अ फ्री प्रेस इज़ नॉट अ प्रिविलेज बट एन ऑर्गेनिक, लेकिन एक ऑर्गेनिक नेसेसिटी है। तो इसमें जो है सेकंड बल्कि पहले ही पार्ट में दोस्तों यहाँ पर एरर है, क्योंकि अ फ्री प्रेस इज़ नॉट अ प्रिविलेज बट द, यहाँ तक पार्ट 1 है, इसी में एरर है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर इसमें होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैज़ ग्रोन रैपिड इन द era ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों यहाँ पर क्या है, द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैज़ ग्रोन क्या होगा, रैपिडली। ये हाँ ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब क्या है, तो यहाँ पर होगा हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द era ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रैपिड नहीं होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, choose the word or group of words which is most opposite in the meaning of the given word। दोस्तों given word आपको दिया हुआ है मतलब belittle। दोस्तों belittle का मतलब आपको बताना है ऑपोजिट क्या होगा। दोस्तों belittle का मतलब होता है किसी को नीचे दिखाना, तो इसमें आपका expand है, prohibit है, inflate है और extol है। तो किसी को नीचे दिखाने का ऑपोजिट क्या होगा, किसी को उठाना, किसी को एक्सटॉल करना। तो ऑप्शन डी जो है एक्सटॉल है, वही आपका इसमें आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल भी था आपका प्रीपोजिशन। तो ये 7th सवाल आपको मिल रहा है प्रीपोजिशन से। सवाल आपको आया था, वी मस्ट नॉट कार्प ब्लैंक द एरर ऑफ आवर एंसेस्टर। दोस्तों ये ऐसा वर्ड है कि नॉर्मली हम नहीं सुनते हैं इसको, तो जिसने भी पेपर बनाया है ना एकदम तबीयत से बनाया है, अच्छा खासा मुश्किल दोस्तों ये सेक्शन है इंग्लिश का। बहुत सारे बच्चों के होश व हवास जो है फाख्ता हो गए होंगे इसको देखते हुए। दोस्तों यहाँ पर कार्प क्या होगा, कार्प अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में कंप्लेन करना, बुरे तौर पे बात करना। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्प अबाउट होता है, कार्प अबाउट द एरर्स ऑफ आवर एंसेस्टर। तो इसमें ऑप्शन जो है वो सी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट आपको आया था, होल्ड वंस हॉर्सेज। दोस्तों एक ये जो है फ्रेज है, होल्ड योर हॉर्सेज, या इसको हम बोलें पूरा सेंटेंस ही है एक, होल्ड योर हॉर्सेज। तो इसका क्या होगा, इसका मतलब होता है कि हैव पेशेंस, है ना, थोड़ा सब्र करो। इफ़ यू आर टॉकिंग टू मच एंड इफ़ यू आर इन हरी, देन इफ समवन सेज प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेज, इसका मतलब है हैव पेशेंस। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। दोस्तों लास्ट सवाल आपको आया था इंग्लिश के सेक्शन का, अ पर्सन हु अनाउंसेस द वर्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सेल्वेशन। मतलब कहने का मतलब है आप एक सेंट बन जाओ, दुनिया छोड़ दो और अपने दीनी काम में लग जाओ, दुनिया से आपको मतलब न रहे। तो आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा एसेटिक, ASETIC। आप एसेटिक हो चुके हैं, यू आर वॉन्डरिंग अराउंड इन सर्च ऑफ द ट्रूथ। तो आप क्या बन चुके हैं, आप बन चुके हैं एक एसेटिक। दोस्तों ये थे सारे सवाल, मैंने आपको बता दिए सॉल्व करके, कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया आपको किस पार्ट से सवाल आए थे। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। कोचिंग जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।